Hello guys, welcome back to our channel Mayday Minds. So here we are to start our first chapter of meteorology. First of all, we will study what is meteorology. Meteorology is a study of atmosphere and weather it produces. सो एज अ पायलट तुम फ्लाई एटमॉस्फेयर में करोगे जहां पर वेरियस वेदर कंडीशंस हो सकती है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हो सकते हैं, फॉग फॉर्मेशन, विंड स्पीड्स एंड एक्सेट्रा. सो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारी वेदर रिपोर्ट में मिलती है जो कि है मेटार, टैफ, रूट फोरकास्ट एक्सेट्रा. तो मुझे पता है ये सारी चीजें तुम्हें ओवरवेलमिंग लग रही होगी, न्यू लग रही होगी, बट डोंट वरी, वी हैव यू कवर्ड. So let's start with the first chapter, that is atmosphere. So what is atmosphere? It is an envelope of homogeneous mixture of gases. तो homogeneous का मतलब क्या होता है? So basically जो हमारा atmosphere है वो बहुत सारी gases से मिलके बना है. But still हमारा atmosphere throughout हमें same दिखता है. होमोजेनियस को और इजीली समझने के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि सुबह जब आपका मिल्कमैन आपके मिल्क में वाटर मिला के आता है तो आप नहीं वाटर और मिल्क को डिफरेंशिएट कर पाते हो, सब एक जैसा ही दिखता है. दैट इज सेम विद आवर एटमॉस्फेयर व्हिच इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें गैसेस मिक्स हो रखी है. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है एंड वो हमारी अर्थ की सरफेस से इसलिए जुड़ा है क्योंकि उसे एक ग्रेविटेशनल पुल मिलता है. एंड जैसे हमने बोला कि अर्थ से वो एक ब्लैंकेट की तरह जुड़ा है तो इट मूव्स विद द सेम स्पीड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ. फिर जो एटमॉस्फेयर की हमारी थिकनेस है वो 480 किलोमीटर है एंड उसका मेजॉरिटी पार्ट हमारे 16 किलोमीटर के उसमें घिरा हुआ है. दैट इज 80% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट 16 किलोमीटर्स. अभी जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अब हम पढ़ेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फर्स्ट है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमारा 78% ऑफ एटमॉस्फेयर कवर करता है, ऑक्सीजन 21% एंड अदर्स में हमारा आता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम एंड मेनी अदर गैसेस. इन एडिशनल हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स एंड सॉल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. तो जैसे अभी तक हमने हमारी एटमॉस्फेयर की बेसिक डिटेल्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लिए, नाउ लेट्स गेट इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट हैज वेट एंड हेंस एक्सर्ट्स प्रेशर. सो जिसके भी वेट होता है, जैसे हमारी एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका वेट है तो वो हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. इट इज कंप्रेसिबल एंड एक्सपेंडेबल. इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज नो डेफिनाइट शेप. इट इज मोबाइल. तो जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से अटैच्ड है एंड इट मूव्स इन द सेम स्पीड and direction of the earth. So it is mobile. Mobile it means that it is moving, in which transfer of heat and moisture occurs. ये हम देखते हैं अगला पॉइंट देखने के बाद कि ये होता कैसे है. So this is very important कि it is a poor conductor of heat and electricity. कंडक्टर जैसे आपको पता है कि कोई मेटल के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो आगे फ्लो हो जाती है, बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. मतलब आप अगर हीट सप्लाई कर रहे हो तो वही की वही रहेगी एंड एज इट इज मूविंग तो वो हीट अर्थ के मूवमेंट के साथ ट्रांसफर हो जाती है एज अ रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मॉइस्चर बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हमने देखा था कि जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर है जो कि 99%. सो लेट अस सी कि जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में बाय वेट और बाय वॉल्यूम कितने परसेंटेज में अवेलेबल है. दिस इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी, नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 4:1 बाय वॉल्यूम एंड नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन बाय वेट इज 3:1. तो इसको याद करने का बेसिक इजीयर फॉर्मूला इज कि आप वेट में देख सकते हो ये W है. W को अगर आप टर्न करोगे it becomes 3. So nitrogen is to oxygen by weight is 3:1 and volume का जो V है it is similar to 4. So by volume we can make out कि nitrogen is to oxygen 4:1 है. So now coming to our last two characteristics. So rapid reduction of gases with height. हमने पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर का वेट होता है जिसके कारण वो नीचे कंप्रेस हो जाता है. So if you remember, we have studied like our atmosphere is majorly concentrated in 16 kilometers up to 80%, right? So supplementary oxygen is required above 10,000 feet. Now coming to our last point, हमने ये भी पहले पढ़ा है कि up to 80 kilometers we can call our atmosphere homogeneous and above it is known as heterogeneous.
Now getting into our next topic, that is variable gases. अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल गैसेस के बारे में। हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। इसमें हमारा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हमारा मेजर कंपोनेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो बेसिकली जब सन हमारी तरफ सोलर रेडिएशन भेजता है तो वो एक शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। एंड जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि ये हमारी अर्थ सरफेस है एंड ये हमारा सन है। तो जो सन हमारी अर्थ की तरफ भेजता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व नहीं करते। बट जैसी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है या री रेडिएट होती है तो वो एक लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट होती है। इसकी नेक्स्ट यही है कि इट ऑब्जर्व टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड री रेडिएट देम। तो इसका मतलब ये है कि जो री रेडिएट होती है या रिफ्लेक्टेड होती है वो एक लॉन्ग वेव के फॉर्म में होती है। तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो लॉन्ग वेव को ऑब्जर्व कर लेती है। एंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर जितनी ज्यादा ये गैसेस एक्सेस में होंगी उतनी ज्यादा हमारा जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है उसे वो उतनी ज्यादा ऑब्जर्व करेगी और उसकी वजह से हमारा अर्थ जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा वार्मर होगा। तो बेसिकली जो हम ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं वो मेजर कंपोनेंट इसकी वजह से ही है कि जितनी ज्यादा वो हमारे अर्थ में ये सारी गैसेस होंगी उतना ज्यादा हमारा अर्थ जितना होना चाहिए उससे ज्यादा वार्मर होगा। सेकेंड अब हम जिस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे वो है ड्राई एयर एंड सैचुरेटेड एयर। सो बेसिकली जो ड्राई एयर एंड सैचुरेटेड एयर है वो डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर कितना है। हमें जैसे पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक वाटर हमारे 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे कि आइस एंड लिक्विड जैसे कि हमारा ड्रिजल, रेन हो गया। गैसेस हमारा जैसे वाटर वेपर। अब हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर किस चीज पे डिपेंड करता है। अब हमें जैसे पता है कि हमारा वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो बेसिकली 2 कंटेनर है, इसमें कोल्ड एयर मास है। अब इसमें पार्टिकल बिल्कुल पास है तो इसमें वाटर वेपर जाने की जगह है ही नहीं। एंड जैसे ही हमारा सेकंड कंटेनर है इसमें हमारी वार्म एयर मास है। तो बेसिकली हमारे पार्टिकल दूर हैं तो इसमें हमारे वाटर वेपर ऑब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। एंड ऐसी जैसे हमें अभी बताया कि जितनी ज्यादा गर्म हवा होगी उसमें उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी वाटर वेपर होल्ड करने की। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर टेम्परेचर। एंड वैसे ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उस पे हमारी सनरेज डायरेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से वहां पे एयर मास सबसे ज्यादा वार्मर होता है। तो इसलिए वहां पे हमारे वाटर वेपर ऑब्जर्व होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। एंड इसका एक फैक्ट है कि मैक्स वाटर वेपर एयर कैन होल्ड इज 4% बाय वॉल्यूम एंड ये हमारा इस वाले एरिया में मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमारा वाटर वेपर कंटेंट मैक्सिमम होता है। एंड इसी तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे अगर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम है एंड वाटर वेपर होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उसी तरीके से हम उसके अपोजिट साइड देखें कि पोल्स पे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है वहां पे हमारा वाटर वेपर एकदम नेग्लिजिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ड्राई एयर एंड सैचुरेटेड एयर वाटर, बेसिकली उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर वेपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ये चीजें कनेक्टेड कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राई एयर एंड सैचुरेटेड एयर की डेफिनेशन के बारे में। उससे पहले हम एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इट कैन होल्ड इनटू 100 एट अ गिवन टेम्परेचर। सो बेसिकली एक एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है एंड वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है मैक्सिमम इनटू 100 एट अ गिवन टेम्परेचर। सो बेसिकली ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। अब हम इसकी सैचुरेटेड एयर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम वाटर वेपर दैट इट कैन होल्ड इज 4%।
सो हमारा एक्चुअल अमाउंट 4% है एंड हमारा एटमॉस्फेयर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 4%। तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट होके 100% हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। सो बेसिकली हमारी सैचुरेटेड एयर की डेफिनेशन यही है, 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अनसैचुरेटेड या ड्राई एयर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 100% इट इज डिफाइंड एज अनसैचुरेटेड या ड्राई एयर। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड गैस के बारे में, ओजोन गैस के बारे में। ये डीजीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली हमारा ओजोन गैस हमारे अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जिसकी रेंज 10 to 50 किलोमीटर है एंड इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 20 to 25 किलोमीटर के बीच में। ऐसे हमें पता है कि जो हमारी ओजोन गैस होती है वो हमारे सन से जो यूवी रेडिएशंस होती है उसे ऑब्जर्व करती है। सो बेसिकली अब जब उसके पार्टिकल यूवी रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं तो दे गेट हेवी एंड सिंक डाउन टू द लोअर लेयर, तभी हमारे ओजोन लेयर की जो रेंज है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। एंड हमें ये भी पता है कि हमारे लिए यूवी रेडिएशन कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। ये हमें स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड सनबर्न जैसी चीजें हमारे लिए इसके इल इफेक्ट्स होते हैं। एंड हमने ये चीज भी अभी बहुत सुना है कि हमारे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि अब हम सब देखते हैं कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है, एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन्स एंड रेफ्रिजरेंट। तो इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर थिन डिप्लीट हो रही है। तो ये था ओजोन लेयर के बारे में। अब नेक्स्ट हमें सार्थक बताएगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास के बारे में। सो नाउ कमिंग टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिर्फ वैल्यूज याद करनी है इसमें हमें। तो हमारे अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर बेसिकली बिलो 16 किलोमीटर 80% कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम बस वही वैल्यूज थोड़ी देख रहे हैं कि बिलो 6 किलोमीटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हाफ कॉन्सेंट्रेटेड है, 10 किलोमीटर तक 3/4 ऑफ द एटमॉस्फेयर है एंड 35 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ आपका एटमॉस्फेयर है। तो जैसे जैसे और ऊपर जाते हैं वो उतनी थिन होती जाती है, जिसके कारण अप टू 35 किलोमीटर हमारा एटमॉस्फेयर 99% कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो विद हाइट ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है। क्या अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि जो हमारी हीट सनरेज देती है, तो हमने देखा था कि वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं करती और ग्राउंड से रेडिएट होके फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, जिसके कारण डिफरेंट लेवल्स बन जाते हैं एटमॉस्फेयर के। सो नेक्स्ट वही हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो गाइज अब हम देखेंगे थर्मल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब के जो टॉपिक्स है थोड़े इंपॉर्टेंट है डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में आने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस है। सो थर्मल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप होता है और क्यों होता है वो भी हमने देखा था ग्राउंड के कारण। सो उसको हम वापस एक बार देख लेंगे, बट पहले हम ये थोड़ी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं और लास्ट में फिर हम सब देख लेंगे कि हीट अप कैसे होता है और लेयर्स कैसे बनती है, राइट। सो रेडिएशन हमने देखा था, सन्स की रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ग्राउंड को हिट करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आती है जो कि होती है हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की जाती है। अब नेक्स्ट है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? सो कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई चीज आपस में कॉन्टैक्ट में, जैसे एक वार्म सरफेस है और उसके ऊपर एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रखोगे, तो जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। दैट इज बेसिकली कंडक्शन, जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट है ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन, जो एक मूवमेंट ऑफ हीट आपका एयर मास है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमने देखा था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो हीटेड एयर मास है वो बाय मूवमेंट ऑफ एयर जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो जो कोल्डर एयर है वो वार्म एयर में चेंज हो जाती है। और लास्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है कि जैसे हमारा जो इवेपोरेशन होता है, जिसमें हमारा वाटर जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे सराउंडिंग्स कूलर हो जाती है और वाटर हीट होने के कारण वाटर वेपर बन के इन एयर में राइज हो जाता है। जैसे जैसे राइज होता है वो कूल डाउन होता जाता है और वो हीट रिलीज करेगा, दैट इज आवर कंडेंसेशन। सो ये सब के कारण हीट ट्रांसफर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे ही हमने देखा था, एक बार एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सन रेज हीट आ रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, डायरेक्ट हमारे ग्राउंड को जाके हिट करेगी, एक्सेप्ट फॉर ओजोन लेयर जो हमारा सन रेज एब्जॉर्ब करता है।
ये आई ग्राउंड को हिट करी, रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्राउंड पे सनरेज हिट हो रही है, तो अपेरेंटली जो हमारा ग्राउंड है वो हीट अप हो जाएगा। तो जो एयर मास है जो ग्राउंड के नियर में है, लाइक ये जो पास वाला है, ये ज्यादा हीट अप होगा कंपेयर टू दी ऊपर वाला एयर मास, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में। सो दिस इज आवर कंडक्शन। कंडक्शन इज जो एयर मास डायरेक्ट कांटेक्ट में हीटेड लैंड के वो ज्यादा गर्म होगा कंपेयर टू ऊपर वाले एयर मास से। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। अब ये जो हमारा वार्म एयर मास है जो नीचे वाला, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये जितनी भी हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ये हमारी टेम्परेचर एंड हाइट पे डिपेंड करती है। बेसिकली इन सब के जितनी भी लेयर्स हैं इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट एंड टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। हमने ये पढ़ा था कि सरफेस लेवल से 80 किलोमीटर तक हमारा होमोस्फेयर है एंड फ्रॉम 80 किलोमीटर एंड अबव हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हेट्रोस्फेयर है। ये बेसिकली हमने एक चार्ट बनाया है। हम ये सारी जितनी भी सारी लेयर्स हैं इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब चीजें कैसे बदलती हैं विद हाइट एंड टेम्परेचर पे, क्या क्या फर्क आता है जैसे हम हाइट पे जाते हैं। एंड हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि हमारी ओजोन लेयर 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आती है एंड उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 20 से 25 किलोमीटर के बीच में आता है। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है हमारी सारी लेयर्स एंड वो कैसे हाइट एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो चलिए एक एक करके सारी लेयर्स को पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारी सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। तो जितनी भी हमारी कमर्शियल फ्लाइंग होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना है। ट्रोपोस का मतलब टर्निंग, स्फीयर का मतलब अर्थ। सो बेसिकली हमारी एयर की मूवमेंट सबसे ज़्यादा इसी लेयर में होती है एंड हमारा 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर इस ट्रोपोस्फेयर में ही कन्फाइंड है। तो हमारा जो जितना भी वेदर बनता है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही बनता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है वो एट इक्वेटर 16 to 18 किलोमीटर होती है एंड एट पोल्स 8 to 10 किलोमीटर होती है। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। जैसे हमें पता है कि इक्वेटर पे हमारी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड हम वहाँ पे वार्म एयर बनती है, तो वार्म एयर राइज करती है। तो उसकी वजह से हमारा इक्वेटर पे हमारा ट्रोपोस्फेयर 16 to 18 किलोमीटर है। एंड वैसे ही पोल पे आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है, उस वजह से हमारी पोल्स पे हाइट 8 to 10 किलोमीटर है। अब हम तीन नई टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, लैप्स रेट, इन्वर्जन एंड आइसोथर्मल। सो बेसिकली लैप्स रेट, जैसे हम कभी भी हिली एरिया पे जाते हैं तो जैसे हमारा हाइट ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहता है वैसे ही हमें ठंड लगने लगती है, वहां पे टेम्परेचर गिरने लगता है। सो बेसिकली लैप्स रेट वही है कि विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। इन्वर्जन होता है नेगेटिव लैप्स रेट, बेसिकली हाइट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ना, वो है हमारा इन्वर्जन। आइसोथर्मल होता है कि विद हाइट टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है बट बहुत ही मिनिमम जैसे 1 to 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ता है। फिर हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें हमारा लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है एंड उसे फीट्स में देखा जाए तो 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डीजीसीए में। एंड और ये चीज हमने अभी पढ़ी थी कि हमारा मोस्ट ऑफ द 75% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर हमारे ट्रोपोस्फेयर में एंड 99% वाटर वेपर है हमारे इसमें। तो हम पढ़ते हैं ट्रोपोपॉज के बारे में। तो जितनी भी हमारी लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, वो तीनों डिवाइडेड है हमारी आइसोथर्मल लेयर में। जैसे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड मेसोपॉज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रोपोपॉज के बारे में। सो बेसिकली ये हमारी बाउंड्री लेयर है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारी आइसोथर्मल लेयर है जो हमने पढ़ा था कि जहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ गिरना एकदम मिनिमम हो जाता है, ओनली 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रोपोपॉज की कहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। सरफेस टेम्परेचर, लैटिट्यूड, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीजन, ये चारों चीजें डिपेंड
जो हमारे ट्रोपोपॉज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली जितना, जैसे हमने पढ़ा था इक्वेटर पे जितना गर्म होता है तो हमारा ट्रोपोपॉज उतनी ही ज्यादा हाइट से चालू होगा। जैसे हमने पढ़ा 16 to 18 किलोमीटर, तो हमारा ट्रोपोपॉज 18 किलोमीटर के अबव से चालू होता है। एंड बेसिकली हमने पोल्स में पढ़ा था कि वहां पे टेम्परेचर कम होता है। सो बेसिकली हमारा पोल्स पे जैसे टेम्परेचर कम है तो वो 8 किलोमीटर के बाद से हमारा ट्रोपोपॉज चालू होता है। वैसे ही लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड हमारा जैसे ज्यादा जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू सी, तो जो हमारा लैंड एरिया होगा वहां पे ट्रोपोपॉज उतनी ज्यादा लेट और उतनी ज्यादा हाइट से चालू होगा। वही सीजन पे भी सेम, समर विंटर बिल्कुल सेम, वही कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर वाला। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट 8 to 10 किलोमीटर है। सो अबव 10 किलोमीटर हमारा ट्रोपोपॉज आता है, तो वो हमारी आइसोथर्मल लेयर है जहां हमारा टेम्परेचर गिरना नाक के बराबर बिल्कुल 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हमारा लास्ट रेट 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाता है। बट एट इक्वेटर 8 to 10 किलोमीटर के अबव स्टिल हमारा लास्ट रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। सो बेसिकली 8 किलोमीटर के ऊपर जितना टेम्परेचर फॉल हमारा पोल्स पे होता है वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। 8 किलोमीटर के ऊपर स्टिल हमारा लास्ट रेट 6.5 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरता है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो हम जैसे हमने देखा कि हमारा एट पोल्स टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस टू -45 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड एट इक्वेटर हमारा -70 डिग्री सेल्सियस टू -75 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रोपोपॉज में इक्वेटर हमारा ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू पोल्स। ये रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी होता है ओवर 8 किलोमीटर आइसोथर्मल लेयर की वजह से। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सारा हमारा जितना भी वेदर है सब ट्रोपोस्फेयर में आता है, तो हमारे मैक्सिमम हाइट टू विच क्लाउड में रीच वो हमारा ट्रोपोपॉज ही है। हमारा जेट स्ट्रीम, क्लियर एयर टर्बुलेंस, ये सब इसी में ही अकर करता है। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डीजी से पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ट्रोपोपॉज में there's an abrupt change in height called breaks and fall. Basically at 40 degree latitude and 60 degree latitude वहाँ पे बहुत ही abruptly change of height होता है। तो बेसिकली इसमें हमें लैटिट्यूड याद रखना है। लैटिट्यूड, ये दोनों लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से हमारा जो ट्रोपोपॉज है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, पोलर, ट्रॉपिकल एंड मिडिल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका आपको नाम पता होना चाहिए बस। ये था पूरा ट्रोपोपॉज के बारे में, ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोपॉज तक। नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी हाइट ट्रोपोपॉज से लेके 50 किलोमीटर तक होती है। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली इनिशियली 8 to 10 किलोमीटर ये लेयर हमारी आइसोथर्मल होती है। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे इस 8 to 10 किलोमीटर में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, बट बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम। एंड लेटर इट टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली एंड टुवर्ड्स द टॉप वेरी शार्पली। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर बढ़ना कम हो जाता है, बट वो बहुत ही मिनिमम होता है। फिर उसके बाद भी धीरे 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 टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, बट जैसे हम अपने टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर पहुंचते हैं वो राइज बहुत शार्प हो जाता है। और हमने जैसे पढ़ा था कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा इन्वर्जन होता क्यों है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा ओजोन लेयर 10 to 50 किलोमीटर में लाई करता है, एंड उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 20 to 25 किलोमीटर के बीच में लाई करता है। एंड हमारे उसमें ये प्रॉपर्टी थी कि जो भी यूवी रेडिएशन आती थी हमारे सन से, वो सबसे ज्यादा 20 to 25 किलोमीटर की रेंज में वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता था। सो बेसिकली उस वजह से वहां का टेम्परेचर राइज करता था, एंड वही रीजन है कि हमारा इस लेयर में हमारा इन्वर्जन होता है। ये लेयर हमारी स्टेबल लेयर होती है क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर नहीं होता, तो यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी एंड जीरो वेदर, बिल्कुल ना के बराबर वेदर बनता है। फिर इसमें हमारा एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डीजी से पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। स्ट्रेटोस्फेयर में नेक्रस या फिर उसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, ये क्लाउड पाया जाता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में।
सो इस लेयर के बाद जो हमारा स्ट्रेटोपॉज होता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल आइसोथर्मल जो हमने अभी पढ़ा था ट्रोपोपॉज, वो बिल्कुल सेम है। इस जैसा कि वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर को अलग करती है, सब बाउंड्री लेयर बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। तो ये था पूरा स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्ट्रेटोपॉज। एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है मेसोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लेयर के बारे में, जो कि है मेसोस्फेयर। ये बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसकी हाइट स्ट्रेटोपॉज से लेके 80 किलोमीटर तक होती है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सन हमारी तरफ सन रेज भेजता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है, एंड जो कि हमारा एटमॉस्फेयर शॉर्ट वेव ऑब्जर्व नहीं करता है। सो इन दिस लेयर विद हाइट टेम्परेचर फॉल्स। तो हमने जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा था, ओजोन लेयर के कारण जो हमारी जो वो सन रे यूवी रेज ऑब्जर्व करता था, उस वजह से टेम्परेचर उस लेयर का बढ़ता था, एंड उसी वजह से विद हाइट टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता था। बट इस केस में हमारा शॉर्ट वेव हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व भी नहीं करता, इस वजह से विद हाइट टेम्परेचर गिरने लगता है। फिर जो डीसी से पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये पॉइंट है कि हमारी इस लेयर में नॉक्टिल्यूशन क्लाउड मिलता है एट अपर एटमॉस्फेयर एंड एट द पोलर रीजन। फिर मेसोपॉज बेसिकली एक बाउंड्री लेयर है बिटवीन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, बिल्कुल सेम, इट्स एन आइसोथर्मल लेयर। जो हमारा सबसे मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर वो मेसोपॉज में पाया जाता है, -90 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था पूरा मेसोस्फेयर एंड मेसोपॉज। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपनी आखिरी लेयर, जो कि है थर्मोस्फेयर के बारे में। इसकी हाइट मेसोपॉज से टू द एंड ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट एंड अबव 700 किलोमीटर। ये जस्ट एक पॉइंट है बस आपके लिए कि आप ऐसे याद रखें बस, ये अबव 700 किलोमीटर इट्स एक्सोस्फेयर। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता क्यों है इस वाली लेयर में। सो बेसिकली एयर इज वेरी थिन, एंड जैसे हम ऊपर गए टेम्परेचर जैसे कम हुआ, जितने दूर दूर पार्टिकल हुए, तो जो वहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी एक्टिव। तो बेसिकली जितनी भी यूवी रेडिएशंस, जो भी यूवी रेज रेडिएशंस आती हैं, वो ये मॉलिक्यूल बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस लेयर में टेम्परेचर बहुत जल्दी, बहुत एग्रेसिवली बढ़ता है इस वाली लेयर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थर्मोस्फेयर के बारे में। अब थोड़ा आइनोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबव 60 किलोमीटर हमारा आइनोस्फेयर है। सो बेसिकली इट इम्पोर्टेंट फॉर रेडियो वेव प्रोपोगेशन। सो बेसिकली जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, आरटी होती है विद एडीसी, या जो भी हम इंटरकॉम पायलट बातें करते हैं, उसके लिए आइनोस्फेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइनोस्फेयर के लिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये था पूरा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर आपको कुछ भी इस वाले टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आइसा कंडीशंस के बारे में। वो हमें अब सार्थक पढ़ाएगा। So now coming to our last और second last topic, एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे उसे कवर कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं ISA, जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। तो इसकी क्या जरूरत है? तो जब भी हम एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं या उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड सारों का जो पैरामीटर है वो सेम होना चाहिए। इसलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए ताकि उसके बेसिस पे हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर पाए, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंसेस को जज कर पाए। तो हम वही देखते हैं। और ये जो इशू किए गए या जो ये पैरामीटर सेट करे गए, ये किसने करे? आईकाओ ने। आईकाओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे रूल्स और रेगुलेशन बेसिकली यही मैनेज करते हैं। कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ये देखते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा रेगुलेशंस में लिखा होगा, तो उसको हम तब कवर करेंगे। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या क्या वैल्यूज है, और उसको आगे हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहली चीज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एयर इज ड्राई। एयर ड्राई होनी चाहिए। जो हमारा मीन सी लेवल है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रेशर एट आवर मीन सी लेवल इज 1013.25 हेक्टोपास्कल, या उसको इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में कन्वर्ट करोगे तो 29.992 होता है। जो हमारी डेंसिटी है वो होगी 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारी जी वैल्यू हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
या सेंटीमीटर स्क्वायर में देखोगे तो 980.665 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लैप्स रेट जो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रोपोस्फियर की, सेम वही यहाँ पर लिखी हुई है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर और 1.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 फीट। अब ये लैप्स रेट हमने देखा था, इसके ऊपर हमारा ट्रोपोपॉज आ जाता है, तो उसके कारण टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो वहां पर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 फीट से कम होता है, जो कि बहुत ही मिनिमल है। फ्रॉम 20 टू 30 किलोमीटर हमने देखा हमारा स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगा, उसके कारण होता है टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज के कारण जो हमारा 32 किलोमीटर पे अप्रोक्स टेम्परेचर हो जाता है वो होता है -44.5। तो ये प्रीटी बेसिक सिंपल वैल्यूज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेम टू सेम याद कर लो, कुछ भी पूछ सकते हैं, टेम्परेचर एट मीन सी लेवल पूछ लेंगे, प्रेशर पूछ लेंगे, डेंसिटी पूछ लेंगे, ग्रेविटी तो नहीं पूछेंगे, इजी है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज है। क्यू होता है एयरक्राफ्ट की डिजाइन और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए, इशू कौन करता है, ICAO करता है, तो ये ISA, इसको आगे हम देखेंगे। ISA क्यू काम में आता है और ISA डेविएशन और जेट स्टैंडर्ड वैल्यूज भी देखेंगे। सो जो बेसिकली हमने ISA कंडीशंस पढ़ी थी, तो अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो बेसिकली ISA डेविएशन क्या होता है कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर जो है वो जैसे हमने ISA वैल्यू सेट करी है उसके सेम टू सेम वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर हमारा चेंज होता रहता है, तो बाहर का टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी सब बदलते जाएंगे। तो ISA डेविएशन का फॉर्मूला प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है एटमॉस्फेयर की माइनस जो तुम्हारी ISA में होनी चाहिए, उसको माइनस करोगे तो ISA डेविएशन तुम्हारा निकल के आएगा। अब इसमें बेसिकली इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन बहुत आते हैं DGCA में, जो है ISA डेविएशन में। तो उसमें तुम्हें एक लेवल पे एक टेम्परेचर दे दिया जाएगा। सपोज तुम्हें बोल दिया है कि 1000 फीट पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है दैट इज 11 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है ISA डेविएशन। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 1000 फीट पे जो तुम्हारा है उधर ISA कंडीशंस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उसके लिए ये जो फॉर्मूला ये काम में आता है, तो ये फॉर्मूला है कि 15 माइनस 2 into altitude which is in feet divided by 1000। तो इसमें जब तुम अपना ऑल्टीट्यूड डालोगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 1000 फीट दिया हुआ है, तो 1000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे तुम्हारी ISA में कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो हम इसमें एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 15 माइनस 2 into ऑल्टीट्यूड हमें दिया गया है 1000 फीट, तो इधर हम लिख देंगे 1000 डिवाइड बाई 1000। सॉल्व करोगे सिंपल 13 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब इसको एक बार चाहे तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जैसे हमने देखा था हमारा मीन सी लेवल पे टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब और हमने लैप्स रेट क्या पढ़ी थी, 1.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 फीट, है ना। इसको अप्रॉक्स हम ले लेते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिसके लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको अप्रॉक्स ले लिया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 0 फीट। अब यहाँ से 1000 फीट ऊपर जाओगे तो कितना कम हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1000 फीट पे तुम्हारा टेम्परेचर कितना आ गया, 13। ऐसी चीज हम 2000 फीट पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। 2000 फीट पे इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, और -2 कर दो, 11 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो एक बार इधर 2000 फीट हम वैल्यू लेके देख लेते हैं कि हमारा ISA टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो 2 into 2000 डिवाइड बाय 1000, तो ये कितना हो गया, 15, ये 1000 कट -4 इज इक्वल टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो वैल्यूज मैच कर रही है। तो ये तुम्हारा ISA कंडीशन में अगर तुम्हें टेम्परेचर निकालना है किसी भी लेवल पे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब हमें इसमें निकालना क्या था लास्ट में, ISA डेविएशन। तो हमें 1000 फीट पे टेम्परेचर दिया गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्चुअली हमारा ISA में कितना आया था 1000 फीट पे 13 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो अब जो हमारा ISA डेविएशन है वो क्या है, डेविएशन इज इक्वल टू एक्चुअल हमें कितना दिया है, 11 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आ गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज 2 डिग्री कोल्डर देन जो ISA होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बेसिकली ISA डेविएशन है। इसके ऊपर तुम क्वेश्चंस और कर सकते हो, हम नीचे क्वेश्चन बैंक देंगे।
तो वो तुम्हें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, और कुछ भी हुआ तो और नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब लास्ट टॉपिक चैप्टर का, जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। तो हमने जो आईएस से पढ़ा था वो बेसिकली 30,000 फीट तक ही काम में आ सकता है, उसके ऊपर की वैल्यूज विल अफेक्ट जो एयरक्राफ्ट ऊपर फ्लाई करते हैं उसके लिए। सो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग अबव 30,000 फीट हम यूज करते हैं जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। इसकी वैल्यूज भी सेम ही है प्रीटी मच। मीन सी लेवल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लैप्स रेट वी टेक इट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 फीट, और हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ट्रोपोपॉज नहीं है। तो बेसिकली ये तुम्हारा जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है। इसमें भी ज्यादा बेसिक कुछ आता नहीं है, बस तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जो हमने जितना हो सकता था हमने सब कवर करा है। स्टिल तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और हमारा कंटेंट के लिए अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है, हम कुछ और बेटर कर सकते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।